कोई चीज का रास्ता क्या, समस्या का समाधान क्या? समस्या तो हम जान ही रहे, लाख जतन करने के बाद, 1 साल के जतन करने के बाद भी शिकायतों की भरमार है। अच्छा, जिसको मिल जाता है तो घर बैठ जाता, जिसको नहीं मिलता है वो वोकल रहता है। तो मिला हुआ आदमी की आवाज तो कहीं दिखती सुनाई नहीं पड़ती है, नहीं मिलने वालों की आवाज सुनाई पड़ती है। तो उससे यह भ्रम पैदा होता है कि साहब सब कुछ किसी का नाम ही नहीं है, किसी का नाम नहीं है तो बीपीएल बीपीएल 1 करोड़ 98 लाख कहां से आ गया? कहां से आ गया? अगर उसका नाम ही नहीं है तो उतने लोग कहां से आ गए? तो ये समस्या है। और पंचायतों के बारे में राय थोड़ा ठीक कीजिए, और पंचायत के लोग भी जो निर्वाचित प्रतिनिधि हैं उनको भी जनता की आवाज सुन करके उसके मुताबिक उनको ध्यान में रखना चाहिए। हमारे यहाँ तो सब आते हैं, पंचायती राज व्यवस्था की शिकायत भी लोग करते हैं, और पंचायती राज व्यवस्था के जो निर्वाचित प्रतिनिधि हैं वो भी आकर के अपनी समस्या सुनाते हैं। तो कोई ना कोई तरह से जो पंचायत की प्रणाली है उस पर विश्वास करके, मजबूत करके चलना पड़ेगा। और सत्ता के विकेंद्रीकरण का दौर है, हम तो पंचायत को और अधिकार देना चाहें। इसका मतलब ये नहीं है कि एक सज्जन ने कहा कि साहब मुखिया पर कोई कार्रवाई नहीं होती, ऐसी बात नहीं। मुखिया पर कार्रवाई होने के कानून में नियम बने हुए हैं, वैसे ही जैसे अन्य भी पदों पर जो निर्वाचित है उनके खिलाफ कार्रवाई के कानून है। हम पर भी कार्रवाई हो सकती है, सब पर कार्रवाई हो सकती है, कानून में उसका इंतजाम है, ऐसा नहीं है कि इंतजाम नहीं। और बोलते बोलते कहा गए कि मुखिया को छोड़ दीजिए, सब सरकारी अधिकारी करेंगे। एक तरफ कहते हैं कि बिना पैसा लिए कुछ नहीं करता है, और दूसरी बात करते हैं कि मुखिया गड़बड़ करता वही कर देगा, तब उन्हीं के हाथ में दे देंगे। तो ये तो वही बात हुई कि साहब जिस रास्ते पर जाइए उस रास्ते पर आपको उसकी कमी ही दिखाई पड़ेगी। लेकिन हम लोगों को बीच का रास्ता निकालकर चलना चाहिए, जिसमें त्रुटियों का निवारण हो, गलतियों में कमी आए, और इन सब चीजों के लिए देखिए आपकी सजगता बहुत जरूरी है। अब मेरे जैसा फालतू आदमी आपको नहीं मिले, एक अवसर मिला हुआ आपको, हम आपकी राह पर चलना चाहते और बिहार को बदलना चाहते, तो ये अवसर का उपयोग करिए। ये बार बार नहीं आता, आप भी कुछ जगिए, सिर्फ हम ही पर मत छोड़ दीजिए तो अच्छा है। ये सारा काम हम करें, आप चैन से सोइए। अरे कुछ हम करें, कुछ आप कीजिए। और आप सबसे पहला काम कीजिए कि प्रतिनिधि अच्छा चुनिए साहब। और चीज में जो कर लीजिए, प्रतिनिधियों को चुनने के वक्त थोड़ा सा जात पात से ऊपर उठ जाए हम लोग, तो हम समझते हैं कि नई बात हो जाए। इस पर आप ताली नहीं बजाइएगा। जब चुनने की बारी आएगी, मतलब हम कोई लोकसभा या विधानसभा चुनाव की बात नहीं कर रहे, हम एक जनरल बात कर रहे हैं कि जब चुनने का मौका आवे तो जरा काम करने वाले को चुनिए। और एक हवा चल पड़ी, जहां जहां लोगों ने काम किया वहां वहां दोबारा उनको वोट मिला, तो एक वातावरण बन रहा है देश में। तो आप भी इसको स्वीकार करिए और विश्वास कीजिए कि नीचे का काम पंचायतों के जरिए होगा, और उनके अधिकार बढ़ते जाएंगे, उनके दायित्व बढ़ते जाएंगे, उनको भी जवाबदेह होना होगा। और सबसे बड़ी ताकत आप में, उनको आप जवाबदेह बनाइएगा। लेकिन जिस प्रकार की शिकायतें आ रही है हम उसको सुन रहे हैं। एक साथी ने कहा कि फजीयत होती, मेरी कोई फजीयत नहीं होती, हमारी क्या फजीयत होती? हमको यही, इसी को फजीयत मान करके हमको अगर नहीं सुनना होता और नहीं सुधारना होता तो ये कहां घूमने की जरूरत थी? कोई कहा था क्या? ये किसी ने हमको कहा कि हम खुद किए? तो हम तो जगा रहे हैं, और जहां जो गड़बड़ी है वो सबसे, उसको पर्दा के अंदर नहीं रखना, ऊपर से पर्दा हटा देना। एक बार ऐब अगर दिखाई पड़ गया तो ऐब को ठीक करने का रास्ता भी निकल जाएगा। ऐब को छुपाया नहीं जाना चाहिए, ऐब को सामने ला करके उसका समाधान करना चाहिए। और इसी के लिए हम निकले हैं। तो जिन लोगों ने भी अपनी बात रखी वो सब बधाई के पात्र हैं, लेकिन कुछ बातों के मामले में वित्त रहित के बारे में कह दिए, जनता को कोई लेना देना नहीं है। वित्त रहित में जो काम करता है उसी को मतलब,
दूसरे को मतलब नहीं, लेकिन फिर भी उनको 1 अप्रैल 2008 से हम लोग देने के लिए वचनबद्ध हैं और ये मिलेगा ग्रांट। हम उनको उनका अधिग्रहण नहीं करेंगे, न स्कूल का न कॉलेज का, वो हमारी योजना नहीं है। हमारी योजना है चलावें, मैनेजमेंट जिनका है वही चलावें, लेकिन उसमें जितना बच्चा पास करेगा, फर्स्ट डिवीजन से पास करेगा तो कुछ ज्यादा देंगे, सेकेंड डिवीजन से करेगा तो उससे कम देंगे, थर्ड डिवीजन में थोड़ा और कम देंगे, लेकिन पास करने के आधार पर पास तो वही ना करेगा जहां बच्चा पढ़ेगा और बच्चा को लोग पढ़ाएंगे। ये संभव नहीं है कि बच्चों को न पढ़ाएं और उनको मोटी रकम मिल जाए, ये संभव नहीं है। उनको 5,000 मिलेगा कि 4,000 मिलेगा, वो इस पर निर्भर करता है कि कितने बच्चे उनके स्कूल या कॉलेज में पढ़ते हैं, और इस पर निर्भर करेगा कि कितने बच्चों को बढ़िया से पढ़ा करके वो इस लायक बनाते हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में पास करें। तो हमारा उद्देश्य है शिक्षा का प्रसार, और इस सिलसिले में उसको प्रोत्साहित करने के लिए हम अनुदान देंगे, जिसको हम कहते हैं कि जैसा आपका परफॉर्मेंस है, जिस प्रकार का आपका परिणाम है, उसके हिसाब से आपको अनुदान की राशि बढ़ेगी और खूब अच्छा काम कीजिए और अनुदान की राशि बढ़ेगी। तो यही किया जा सकता है। यह तो संभव ही नहीं है कि कॉलेज जो वित्त रहित थे उनको अपने हाथ में हम ले लें, ये किसी भी तरह से हमारे राज्य में संभव नहीं है। संभव यही है, और इसलिए हम लोगों ने यह इंतजाम किया है। और ये इंतजाम अगर आज तक उनको सबको अपना विस्तृत ब्यौरा देना, ऐसा नहीं संभव है कि फर्जीवाड़ा पर किसी को ग्रांट मिल जाए। उनको विस्तृत अपना प्रतिवेदन, सारी परिसंपत्ति के बारे में सारी जानकारी वो देंगे और उसके आधार पर उनको अनुदान मिलेगा। और ये व्यवस्था हो गई है, और वो जब भी मिलेगा 1 अप्रैल 2008 के प्रभाव से मिलेगा। तो बेसब्र न हो, अगर 10 महीना के बाद या 14 महीना के बाद भी उनको मिलेगा तो इतने दिन का जोड़ जाड़ के उनको हिसाब किताब करके दे दिया जाएगा। तो एक ही बार कुछ ज्यादा पैसा होगा तो कुछ और काम भी कर लेंगे, महीने महीने मिलेगा तो उसको तो हजम कर जाएंगे। तो कम से कम सरकार का शुक्रगुजार होना चाहिए कि थोड़ा देर से मिलेगा तो एक मुश्त कुछ ज्यादा राशि मिल जाएगी। पहले था कि हम लोग पैसा दे देते तो पता चलता कि मैनेजमेंट वाले रख लिए, टीचर को नहीं दिए। तो उसमें यह सुधार हम लोगों ने कर दिया कि नहीं, पहले टीचर को और जो कर्मचारी हैं उनको देंगे, उनको पहले देना होगा। तो ये भी हम लोगों ने किया, उन्हीं लोगों के हक में किया है। तो चूंकि चर्चा छेड़ दी गई और मीडिया के लोग भी यहाँ मौजूद रहते हैं तो इनके माध्यम से बातें सब जगह जाती है, तो ये वित्त रहित के मसले को एक्सप्लेन करने का मौका नहीं मिला था। लेकिन पंचायती राज व्यवस्था पर हम अपने विकास यात्रा के दौरान एक जगह और बोल चुके हैं। तो हम लोगों को सत्ता के विकेंद्रीकरण के मर्म को समझना चाहिए, और जब सत्ता आपके यहाँ पहुंचाई जा रही है तो इसका विरोध नहीं होना चाहिए। हाँ, एक विषय और, किसी साथी ने कहा कि हम लोग शराब पिलवा रहे हैं। भाई, हम पीते नहीं और व्यक्तिगत रूप से हम उसके बहुत खिलाफ हैं, लेकिन लोग जो पीते हैं उससे कुछ सरकार को राजस्व आता है। तो ये हमारा कोई मकसद नहीं है कि पीने वालों की संख्या बढ़ाई जाए। हमारा मकसद है कि शराब पर इतना टैक्स लगाया जाए कि पीने वालों की संख्या घट जाए। यह है उसका मकसद, शराब पिलाना नहीं मकसद। उसमें उस विभाग के नाम के साथ है मद्य निषेध। तो जो टैक्स लगाया जाता है, इसलिए टैक्स लगाया जाता है कि भाई जरा महंगा हो जाए तो कम लोग पिए। ये कोई सस्ता शराब पिलाने की जवाबदेही हम लोगों की नहीं है, ना हम लोगों का विचार है। लेकिन फिर भी वो क्या कह रहे हैं, आप देखिए 2 नंबर का चुलाता है सब। आप क्या क्या पी जाता है, यूरिया गला के पी जाता है, और उसके बाद कई लोग मर जाते हैं। कई लोग जहरीली शराब पी करके मर जाते हैं, और इधर उधर चुला करके सरकार को चूना भी लगाते हैं और गांव गांव में बिकता भी रहता है। अच्छा, कुछ लोग तो ऐसा समझते हैं जैसे लगता है कि हम शहर से आए, हम भी एक देहाती क्षेत्र से आए। किस ढंग से
ये चुला करके 2 नंबर का ये कारोबार चलता था, तो उसका एक मकसद, जो विभाग है इसका, आबकारी विभाग है, ये जो एक्साइज विभाग है, उसका एक मकसद ये भी था कि जो 2 नंबर का है, चुलाने वाला धंधा है, इधर उधर से दूसरे राज्यों से चला आता है, वो सब पर हम इस प्रकार की नीति अपनाएं कि पाबंदी लग जाए, और जो भी पिए उस पर जो टैक्स लगे उस शराब के, वो सरकार के खजाने में जाए। हम उनको जरा बता देना चाहते हैं कि बिहार में तो मुश्किल से 200-300 करोड़ रुपया शराब के ऊपर टैक्स आता है, और बगल का राज्य है यूपी, हमसे आबादी में 2 गुना, तो वहां 4000 करोड़ लोग कहते हैं कि टैक्स आता है। तो भाई बिहार की आबादी आधी है तो 2000 करोड़ आना चाहिए था। मान लीजिए कि वहां कुछ बड़े शहर हैं और कुछ औद्योगिक इलाके हैं जहां शराब पीने की प्रवृत्ति ज्यादा है, तो हमको 1500 करोड़ आना चाहिए था, 1000 करोड़ आना चाहिए था। ये 200-300 करोड़ कैसे आता? ये कहां जाता था पैसा? अरे भैया, इधर उधर के जेब में जाता था, तो कुछ ऐसी नीति बनाई गई कि वो इधर उधर के जेब में न जा करके सरकार के खजाने में जाए। तो आप लोगों ने तो ऐसा ऐसा प्रश्न छेड़ दिया। फिर भी यहां पर एक सज्जन ने ये बात कही है, मैं एक्साइज विभाग को ये कहूंगा कि अगर ये बात जा रही है लोगों को कि शराब की दुकान खुल रही है ज्यादा, तो इसको भी हम कहेंगे कि इस पूरे चीजों को देखें, लेकिन इरादा यही है कि एक तो पिए कम लोग, हम बल्कि आह्वान भी करेंगे ये भाई पीते उससे अच्छा दूसरी चीज पीजिए, दूध वगैरह पीजिए, पीने लायक बहुत चीजें हैं उसको पीजिए, अच्छी चीजें पीजिए, ये क्या पीना। लेकिन मेरे कहने से पीना लोग छोड़ देंगे। ये पीने की प्रवृत्ति बढ़ती चली जा रही है, जो गंदी प्रवृत्ति है, कम पिए लोग, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है ये। लेकिन जो पिए तो जितना शराब पिया जाता है उस पर टैक्स लगे और वो टैक्स सरकार के खजाने में जाए, ये इरादा है। लेकिन फिर भी जो बात कही गई है, मैं उस विभाग को कहूंगा कि अगर एक संध्याकालीन कार्यक्रम में एक आवाज आई है तो इसको चारों तरफ से इसको देखा जाए। और यहाँ के डिविजनल कमिश्नर भी बैठे हुए हैं, पुलिस के वरीय पदाधिकारी हैं, हमारे जिलाधिकारी हैं, जरा सर्वेक्षण करके देखिए पहले कितनी दुकानें थी और आजकल कितनी दुकानें। इरादा कोई शराब पीने वालों की संख्या में इजाफा करना नहीं, शराब ज्यादा बिके यह भी इरादा नहीं। इरादा तो है कि इस पर पाबंदी लगे, तो इसमें और टैक्स लगा करके थोड़ा पाबंदी लगे। लेकिन अब टैक्स बढ़ाने से एक बार हो गया, पूरा पाबंदी लग गया, अब उसके बाद दूसरा तरफ से आकर के 2 नंबर का शराब बिकने लगा, उसमें लोग घर के अंदर बंद होकर के पी लेते थे, तो पीने वाले तो पी ही लेते थे और सरकार को टैक्स भी नहीं आता था। तो देश भर में भाई ये हर राज्य में ये राजस्व का एक जरिया है। अभी आप मांग दिए कि पुल बन जाए, तो एनएच का भी पुल भारत सरकार को पैसा देना दे नहीं रही है पूरा, ये एनएच ये केंद्र सरकार की सड़क उनको बनाना, वो बना नहीं रहे हैं, तो राज्य सरकार के पैसे से नेशनल हाईवे को भी हम ठीक कर रहे हैं। तो वहां अगर पुल कोई नहीं बन रहा है तो उसकी भी शिकायत हम लोगों को सुननी पड़ रही है। हम लोग पैसा भी लगा रहे हैं, कहां कठिनाई है, तो ये पैसा कहां से आएगा? ये आसमान से तो गिरेगा नहीं। तो चारों तरफ से टैक्स का पैसा है, जो भी थोड़ा बहुत आ जाए, तो ये कुल मिला करके खजाने में कुछ पैसा आना चाहिए, तभी विकास के काम में लगता है। और विकास के काम में पैसा लगाने की स्थिति आपको हम बतला दें कि 2005 के पहले साल भर में 2000 करोड़ 2500 करोड़ रुपया भी खर्च नहीं होता था, और अब इस साल का ये योजना का बजट है 13,500 करोड़ रुपया। तो विकास का काम हो रहा।
तो संसाधन चाहिए, चारों तरफ से साधन जुटाना पड़ता है। तो कुल मिलाकर के विकास का काम उससे होगा जिसमें सब लोगों की दिलचस्पी है, आप सब लोगों की दिलचस्पी है। तो अब ज्यादा कितना देर चले, हमको तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ही को दिक्कत होगी। हम तो अब अभ्यस्त हो गए। रात में जहां हम रुके हुए थे वहां सब कार्यक्रम करके जब हम पहुंच गए 11:15 बजे, तो रात में 11 बजे के बाद शुरू हो गया बगल के गांव में लाउड स्पीकर पर कुछ भजन कीर्तन। तो भजन कीर्तन सुनते रहे 3 बजे तक। जब वो बंद हुआ भजन कीर्तन तो फिर हम भी सोए, क्योंकि भजन कीर्तन की तेज आवाज में और रात निस्तब्ध रात्रि में जो आवाज गूंजती है तो हमको तो कोई समस्या नहीं है। और कल जब 3 बजे सो पाए तो आज भी हमको उसके पहले सोने में कोई दिलचस्पी नहीं है, और फिर हाजिर हो जाएंगे समय पर हम जनता के दरबार में। तो आपका हम अभिनंदन करते हैं और आपसे यही अपील करेंगे कि अगर बिहार बनाना तो विकास की गारंटी तो हम देते हैं। आप थोड़े देर के लिए बिहारी बन जाइए, आप बिहारी बन करके दिखाइए, बिहार का विकास हम लोग करके दिखा देगा। और जब एक बार आप बिहारी बन जाइएगा तो ऐसा बिहार बनेगा कि दूसरे राज्य के लोग दांत तले उंगली दबाएंगे, विश्वास नहीं होगा कि यही बिहार है। यकीन मानिए, ऐसा बिहार बनाने की ताकत आप में है और सिर्फ आप में है। आप अपनी ताकत को पहचानिए, आप अपने अंदर झांक करके देखिए और अपनी ताकत, अपनी सकारात्मक ताकत को पहचानिए। ताकत 2 तरह का होता है, ध्वंस करने वाला भी होता है और निर्माण करने वाला भी होता है। हम ध्वंस करने वाले नहीं, हम निर्माण में रुचि। ध्वंस वाले लड़ा उड़ा करके आपकी ताकत का इस्तेमाल करते रहे होंगे, हम तो नव निर्माण वाले हैं। हम तो चाहेंगे कि आपके अंदर की जो ताकत है वो अच्छे कामों में लगे, सकारात्मक कामों में लगे। तो यही आप सबसे निवेदन है कि आप अपने अंदर की ताकत को पहचानिए और उस ताकत का इस्तेमाल बिहार के निर्माण में कीजिए। बिहार की तरक्की होगी, मुल्क की तरक्की होगी, आपकी तरक्की होगी, इलाके की तरक्की होगी। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको धन्यवाद देते हुए, और मैं किन शब्दों में आपका अभिनंदन करूं। आप टस से मस नहीं हो रहे हैं, हजारों की भीड़ है, आपको देख करके हम बोलते जा रहे हैं, लेकिन अब प्रार्थना का समय हो गया है। आपसे ही आग्रह करेंगे जैसे अभी डटे हुए थे, सर्वधर्म समभाव की भावना को समेटे हुए प्रार्थना में हिस्सा लेकर के अपने घर में जाइएगा और आज से संकल्प लीजिए कि नया बिहार बनाएंगे, ऐसा बिहार बनाएंगे कि बिहारी कहलाना अपमान नहीं, बिहारी कहलाना शान का विषय होगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।